हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे थे इकोनॉमी के अंदर, और बैंकिंग में दो क्लास हो चुकी हैं अपनी। तो उसमें अपन ने रेट्स पढ़ ली थी पूरी पूरी, वो जो बेसिक चीज़ें थी सारी अपन कवर कर चुके हैं। अब आते हैं सर उससे और थोड़ी आगे की बातों पर ना, बैंकिंग में और क्या चीज़ें हैं। तो देखो, एक बहुत कॉमन चीज़ जैसे अपन ने बैंकिंग की टाइप्स ऑफ बैंक्स वगैरह देख ली थी अपन ने, पूरा उसमें देख लिया था पूरा बैंक्स कितने तरह की होती हैं सारी बातें। अब देखो, एक चीज़ और टर्म सुनी होगी अपन ने, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये होती है बेसिकली आपकी, इसकी फुल फॉर्म होती है सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है सर, यानी फाइनेंस कंपनी है लेकिन वो बैंकिंग नहीं है, बैंक का काम नहीं करती। बेसिकली इनका प्राइमरी काम क्या होता है, कोई रजिस्टर्ड होती है किसके अंदर में सर, आपके रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट कब आया था अपना, 1956 में सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनी इसी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है अपनी ना। ठीक है सर, एक बात, प्राइमरी काम क्या होता है इनका, लैंडिंग का होता है, यानी लोगों को उधार देती हैं सर पैसा, वो सारी चीज़ें जमा वमा नहीं करती हैं कहीं भी। लैंडिंग प्राइमरी काम, इनका प्राइमरी काम लैंडिंग है सर, कॉर्पोरेट्स को भी और पर्सनल लोगों को भी। पर्सनल लोन्स भी देती हैं, सब कुछ चीज़ें, होम लोन देती हैं, कार लोन वगैरह, वो सब चीज़ें सुनी होंगे, बहुत सारी एनबीएफसी होती हैं सर, इन सब की चल रही हैं बहुत सारी, जो आपकी हाउसिंग बोर्ड के चलते हैं, इन सब के बहुत सारी एनबीएफसी हैं सर, वो सब चल रही है ना। फाइनेंस बैंक जो होते हैं बेसिकली, फाइनेंस कंपनी है बेसिकली, बैंक नहीं है प्रॉपर। यानी इसमें चेक वगैरह नहीं होते इनके खुद के, आपका डेबिट कार्ड एटीएम वगैरह वो सब इशू नहीं करते किसी भी तरह के। बस एक बैंक वाला काम नहीं कर रही, लेकिन फाइनेंस वाला काम करती है सर, ये हुई आपकी मेन चीज़ है ना। तो एनबीएफसी कई बार क्वेश्चन आया था, तो एक बेसिक लेवल समझ आना चाहिए सर ना। ये हुई एक बात। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पर, ये तो एनबीएफसी बेसिक चीज़ थी ना। नेक्स्ट हम आती है सर अपनी इसके अलावा, अब देखो बैंकों में एक सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, सबसे बड़ी जो दिक्कत चल रही है ना आज की डेट में बैंकों के अंदर चल रही है, वो किसी चल रहा है सर, एनपीए का। यानी बैंक का सबसे बड़ा जो इशू है ना आज की डेट में, वो क्या है सर, एनपीए। यानी दुखती रग है बैंकों की, जितनी बैंक है उनकी दुखती रग यही है। अगर कोई पूछे पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है, तो वो है अपना आंसर एनपीए सर। अब आती है बात कि एनपीए क्या होता है ना, ये समझते हैं अपन धीरे। देखो, एनपीए का सिंपल सा मीनिंग है सर, नॉन परफॉर्मिंग असेट। एक बात सर, वो असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा किसी भी तरह से, नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी होता क्या है, जब कभी बैंक लोन देते हैं, तो जब लोन देते हैं वो, तो जब कभी लोन होता है तो उस लोन की दो चीज़ होती है सर, आपने देखा होगा हमेशा। जब कभी कोई लोन होता है, उस लोन के अंदर दो चीज़ होती हैं। एक तो है उसका प्रिंसिपल, एक तो जो उसमें मूलधन है उसका प्रिंसिपल जो होता है, एक होता है सर उसमें ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है सर, ये दो बातें होती हैं बेसिकली, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको पे करनी होती है जब कोई लोन लेते हैं। मान लो किसी ने 1 लाख का लोन लिया, एग्जाम्पल लेते हैं सर, अगर किसी ने 1 लाख का लोन लिया है, मान लो ये लिख लेते हैं सर, आपने लोन लिया 1 लाख का, तो 1 लाख तो प्रिंसिपल है आपका, प्लस उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मान लो 10% पे लिया आपने, तो यहाँ पे भी 1 लाख प्लस 10,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा होगा आपका 1 साल का। तो आपको 1 साल बाद 1,10,000 देना है, तो 1,10,000 को डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो वो जो अमाउंट निकल के आता है वो आपका ईएमआई में होती है सर। तो ईएमआई का मतलब क्या निकला, सिंपल सा, उसके अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आते हैं सर। जो आपने लोन लिया उस पर आपको ईएमआई पे करनी होती है, और ईएमआई कितनी होती है, प्रिंसिपल प्लस लोन दोनों मिला के। सिंपल बात, बेसिक बात है सर। नेक्स्ट चीज क्या है कि इसमें एनपीए का मतलब क्या है, तो एनपीए का सिंपल सा मतलब है, जब कभी भी सर, जब कभी भी 90 डेज तक या उससे ज्यादा तक, जब कभी भी 90 दिन तक ना ही तो प्रिंसिपल पे किया जाए ना ही इंटरेस्ट पे किया जाए। सर, अगर 90 दिन तक किसी भी लोन में दोनों ही चीजें पे नहीं हुई हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, 90 दिन तक किसी लोन में आपने कोई लोन लिया, मान लो जनवरी में लिया था आपने, और फरवरी से आपका इंटरेस्ट चालू हो गया, तो फरवरी मार्च अप्रैल में आपको पे करना है। तो अगर आपने लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने पे नहीं किया आपका, तो सर उसको बोल देंगे एनपीए। बिल्कुल सिंपल चीज, 90 दिन याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी लोन में
90 दिन तक प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पे नहीं होता है तो उसे बोला जाता है सर एनपीए उसका। एक बात सिंपल सी। अब आते हैं सर अगली बात पे कि जो आपके एनपीए हैं उसके टाइप्स होते हैं, देखो अलग अलग। जो आपका एनपीए है उसकी भी कैटेगरी बांटी हुई है अलग अलग से, है ना। एनपीए का सिंपल सा मतलब समझ में आ ही गया सर अपने को कि 90 दिन तक कोई काम नहीं कर रहा, यानी 90 दिन तक कुछ भी पे नहीं हुआ। एक बात सर। अब आती है इसके बाद जो अगली चीज आती है सर वो है आपकी जैसे सब स्टैंडर्ड, यानी एनपीए को भी डिवाइड किया हुआ है सब स्टैंडर्ड एनपीए। सर इसका सिंपल सा मतलब है जब कभी भी किसी 90 दिन तक वाला तो हो गया एनपीए, तो अगर कोई चीज कोई एनपीए पर्टिकुलरली यानी कोई भी असेट है वो 12 महीने तक अप टू 12 मंथ्स रिमेन्स एनपीए, यानी कि अगर कोई लोन दिया गया, मान लो 1 जनवरी 2024 को लोन दिया गया, 3 महीने भाई ने अगर इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल नहीं पे किया तो एनपीए हो गया वो। तो जनवरी फरवरी मार्च में एनपीए हो गया, मान लो मार्च का से एनपीए है वो अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक वो रहेगा सब स्टैंडर्ड एनपीए, यानी कि 12 महीने तक जो एनपीए रहा हो उसे बोलते हैं अपन सब स्टैंडर्ड। बिल्कुल सिंपल सी समझना सर इस बात को। कोई चीज जो 12 महीने तक आपका लोन पे नहीं हुआ इस चीज पे उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड एनपीए, एनपीए तो है वो, एनपीए तो 90 दिन वाला ही हो गया। दूसरा आता है सर डाउटफुल। इसका मतलब है जो सब स्टैंडर्ड हो गया उसके 12 महीने निकल गए, उन 12 महीनों के बाद यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ्स तक अगर कोई भी असेट आपका क्या रहता है सब स्टैंडर्ड रहता है, सर ये बात समझ पा रहे हो सिंपल सी। 12 महीने तक रहा उसे बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, ठीक है सर। उसके अगले और 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड ही रहा है वो, यानी उस भाई ने पे किया ही नहीं है कुछ भी। अगर कोई एनपीए सब स्टैंडर्ड जो एनपीए था वो अगले 12 महीने तक दोबारा से रहता है तो उसे बोल देंगे डाउटफुल है, भैया डाउटफुल है ये। अपन देखते हैं ना एवाई वाले के एवाई कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं, फोन करते हैं, सब कुछ होगा बार बार सर। थर्ड कैटेगरी है सर लॉस्ट। लॉस्ट असेट, ठीक है। मतलब इनको असेट्स बोला जाता है बेसिकली, ध्यान रखना सर। एनपीए वर्ड जो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि एनपीए तो बेसिकली हो ही रहा है वो, है ना। सब स्टैंडर्ड असेट, ठीक है सर। लॉस्ट असेट यानी कि उसके चांस ही नहीं है वापस आने के, बहुत कम चांस है, यानी वो कलेक्ट होने की स्थिति में नहीं है सर। अनकलेक्टेबल बोल सकते हैं सर, सिंपल सा बिल्कुल आसान भाषा में एक वर्ड होगा इसके लिए पूरी कहानी के लिए, अनकलेक्टेबल। यानी उसकी रिकवरी हो सकती है पर बहुत कम चांस है, यानी वो लिख सकते हैं सर सिंपल सा लो चांसेस ऑफ रिकवरी। इसीलिए ध्यान रखना जब कभी बैंक लोन देते हैं तो वो गिरवी रखवाते हैं, अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, चीजें बताई हैं। तो जब कभी गिरवी रखवाते हैं उसका रीजन क्या होता है सर, वो अगर एनपीए हो जाए तो जो गिरवी रखवाया गया उसको बेच के हम जो बैंक है आपका वो रिकवर कर सके उसको, यानी रिकवरी कर सके बैंक। ये जो वर्ड है सर रिकवरी वाला, इसलिए रिकवरी के लिए टीम होती है बकायदा बैंकों के अंदर, ध्यान रखना सर। और हम सब ये जो डीप में पढ़ा रहे हैं आपको इतना, उसका रीजन क्या है। इंडिया के अंदर आज की बात करें अगर हम, 2019 की रिपोर्ट थी ऑफिशियल रिपोर्ट सरकार की, कि उसमें तकरीबन 9 लाख करोड़ का एनपीए था, और अभी जो है तकरीबन 5 से 7 लाख करोड़ का एनपीए है सर, ध्यान रखना। 7 लाख करोड़ है सर, ये इतना बड़ा अमाउंट है जो आज की डेट में एनपीए है, तो अपन समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में 5 से 7 लाख करोड़, 5 5.5 6 6 7 लाख 6 7 लाख 5 7 लाख करोड़, 5 से 7 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो चुका है, परफॉर्म नहीं कर रहा वो, दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं एक बात को।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट दे देती है कि डाउटफुल एसेट्स क्या होता है, तो उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, तो अपने को समझ में आना चाहिए सर वो चीज़। समझ गए भैया बेसिक बात। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे ना। अब देखो हो क्या रहा है, जब एनपी है तो एनपी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेन चीज़ वो है सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसका काफ़ी जिक्र रहा है, टीवीएस प्रॉब्लम। टीवीएस है भैया, टीवीएस नहीं है, है ना, टीबी, बी फॉर बॉय। सर इसका टीवीएस का मतलब है यहाँ पे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट इशू चल रहा है सर, है ना। हो क्या रहा है देखो, मान लो किसी बैंक ने सर, कोई बैंक है, उस बैंक ने उधार दिया किसी कंपनी को, किसी भी कॉरपोरेट को, सर बैंक ने उधार दिया कॉरपोरेट को, और कॉरपोरेट जो है वो उसका पैसा जो है उनका नहीं चुका पा रहा है सर। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो मनी है इसका वापस से दे नहीं पा रहा है, यानी लोन जो है वो उसको पे नहीं कर रहा है। मान लो इसने 100-200 करोड़ रुपये, 500 करोड़, जो भी अमाउंट दिया है सर, वो अमाउंट दिया और उसको पे नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये पे नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, कॉरपोरेट की खुद की जो बैलेंस शीट है वो खराब हो रही है। भाई बैलेंस शीट समझते हैं ना अपन, लायबिलिटी और आपकी जो असेट्स हैं उसके, जो आपकी देना है और आपको लेना है, क्रेडिट और डेबिट दोनों चीजें। तो कॉरपोरेट की खुद की बैलेंस शीट खराब हो रही है कि नहीं हो रही, कि उसने सिर्फ बैंक से लिया है, वापस दिया नहीं है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है उसके पास। सिंपल सी बात है, देनदारी ज़्यादा हो रही है उसकी, वो पे नहीं कर पा रहा सर, एक बात। तो एक तो बैलेंस शीट खराब हुई किसकी, कॉरपोरेट की। कॉरपोरेट की बैलेंस शीट खराब हुई है, उसकी वजह से किसकी खराब हो गई सर, उसने किसकी खराब कर दी, बैंक की भी खराब कर दी। कॉरपोरेट की जो बैलेंस शीट खराब हुई, यानी जो कंपनी की बैलेंस शीट खराब हुई कि वो पे नहीं कर पा रहा, जो कंपनी पे नहीं कर पा रही, उसकी वजह से उसने बैंक की भी खराब कर दी। तो यहाँ पे दो बैलेंस शीट खराब हुई हैं सर, कंपनी की भी गई, कॉर्पोरेट की और बैंक की भी गई। इसे बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। टीबीएस से बहुत बड़ा इशू चल रहा है सर, और लगातार काम हो रहा है इसके लिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। सिंपल यूपीएससी देती है टीबीएस प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, तो आंसर आ जाएगा बैंकों में एनपीए जो बढ़ रहा है उससे रिलेटेड। इतने क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पर, अपने को पता होना चाहिए वो चल क्या रहा है, सच्ची है ना। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज पर। अब देखो बैंकिंग में आरबीआई का और मेन काम क्या है, और मेन फंक्शन क्या है, कैसे चीजें करती हैं, तो उसमें एक और बड़ी चीज आती है सर, वो है अपना एमपीसी। ध्यान है, अपने को एक चीज बताई थी उसमें, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। जब आरबीआई फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें एक फंक्शन बताया था अपन ने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाला काम बता रहे हैं सर, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है ना। तो देखो बेसिक लेवल पे एमपीसी पढ़ने से पहले एक बार इन्फ्लेशन समझ लेते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है सर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सर। इन्फ्लेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है 2024 का, तो सर जून 2024 में किसी चीज की जो कीमत है, जो भी प्राइस है, उस चीज की प्राइस जून 2023 में कितनी थी, यानी प्राइस कितनी हाई हुई है। इन्फ्लेट करने का मतलब होता है हाई जाना, ऊपर जाना, है ना। जून 23 से जून 24 में कितना फर्क पड़ा सर, जून 2023 से जून 2024 में। मान लो कोई चीज इस टाइम पे यहाँ 100 रुपए की थी एग्जाम्पल के लिए सर, और यहाँ हो गई मान लो वो 105 की, तो इन्फ्लेशन कितना हो गया सर, 5% इन्फ्लेशन हो गया है। सिंपल इन्फ्लेशन का मीनिंग ध्यान रखना, एक्चुअल महंगाई नहीं है, वो महंगे होने की दर है, मुद्रास्फीति बोलते हैं उसको, इन्फ्लेट करना। इसीलिए किसी एक प्रोडक्ट का नहीं है, वो सबका निकालते हैं एक साथ में। यानी जैसे इसको निकाला कैसे जाता है, सब्जियां हो गई आपकी, ऑयल हो गए अपने, आपके फूड आर्टिकल्स हो गए सारे सारे, आपके जितने भी अपने कंज्यूमर गुड्स होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, अपने जूते हैं, इन सब का अलग अलग निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का निकलता है, सबका निकलता है एक साथ में, एक बास्केट यूज करते हैं, पूरी पूरी सब कुछ यूज की जाती है सर उसमें ना। तो इन्फ्लेशन सिंपल लेवल समझ में आया। हालांकि इन्फ्लेशन एक चैप्टर आएगा, अपन यूनिट है पूरी, वो पढ़ेंगे सर बाद में, बट अभी एमपी से समझने के लिए इन्फ्लेशन समझ में आना चाहिए एक लेवल पे। ठीक है सर, तो जो प्राइस इंक्रीज होती है ना एक साल के टाइम में, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है सर, एक आसान सी बात समझ में आई अपने को। अब आते हैं भैया नेक्स्ट चीज पे। ठीक है,
देखो नेक्स्ट चीज क्या है, एमपीसी जो है इसका मतलब है सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है सर, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या समझ में आता है सर अपने को? मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल बेसिक लेवल जो मतलब होता है वो है मनी का जो फ्लो है, यानी वो पॉलिसी जिसमें हम मनी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी आपकी। तो कंट्रोल कौन कर रहा होता है इंडिया में? मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कर रहा होता है सर, पहला काम। आरबीआई जो है वो बॉडी जिम्मेदार है किसके लिए? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सर, पहली चीज। सेकंड चीज पे आते हैं सर कि मॉनेटरी पॉलिसी में है कौन कौन, क्या है सिस्टम है पूरा। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो कंसेप्ट है ये आया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल, उर्जित पटेल कमेटी। और ये कमेटी कब आई थी इनकी? उर्जित पटेल कमेटी, और ये बनी थी सर 2016 में। ठीक है सर, पहली बात उर्जित पटेल कमेटी की। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर थे अपने आरबीआई के, आरबीआई गवर्नर है ना, 2016 में बनाई गई सर। अब बात आती है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके अंदर होते कौन कौन है सर, कितने लोग काम करते हैं वो सब चीजें। तो इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं आपके। टोटल 6 मेंबर्स हैं। अब 6 में कैसे कैसे होते हैं सर? आरबीआई के होते हैं 3 लोग तो, और 3 होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं 3 ना, 3 तो गवर्नमेंट मेंबर होते हैं। तीन होते हैं आरबीआई के सर। आरबीआई में 3 कौन कौन होते हैं? एक आपके गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, और एक आरबीआई का मेंबर होता है सर। एक मेंबर होता है जिसे आरबीआई नॉमिनेट करता है। ठीक है सर, 3 सरकार के और 3 आरबीआई के, ध्यान रखना 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 होते हैं सरकार के, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 लोग टोटल, 6 मेंबर होते हैं, 6 के 6 तय करते हैं सर ये सब चीजें। अब 6 तय किस तरह करते हैं, क्या करते हैं सर, वो बात आते हैं ना। तो देखो उनका मेन फंक्शन जो है वो आता है, एमपीसी का मेन फंक्शन जो है सर वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है सर, प्राइमरी फंक्शन। और इन्होंने इन्फ्लेशन के लिए एक रेट बोली हुई है, यानी से हमने पढ़ा था ना, 5% एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उसका एक रेट बोली हुई है इन्होंने, और वो कितनी है सर? 4% प्लस माइनस 2%। 4 ± 2%, अगर इतना इन्फ्लेशन है कंट्री में तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है सर। ये ऐसा आरबीआई बोलती है, ध्यान रखना। यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका क्लियर सा स्टेटमेंट क्या है? 4 ± 2% चलेगा। मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर 100 रुपए की थी तो वो 100 से लेके 102 की बढ़नी चाहिए, और 106। सर इसका मतलब यही तो निकलता है। इस बात का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो यही तो हो रहा है। 4 में 2 जो माइनस कर देंगे तो 102, तो रेंज क्या हुई अपनी? ये हुई सर, 100 रुपए की चीज 1 साल बाद इतने की होनी चाहिए, जो ग्रोथ थी, इन्फ्लेशन जो इतना तो होना चाहिए। 106 से ऊपर नहीं जाना चाहिए सर, 2 कंडीशन ध्यान रखना, 106 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 102 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? तो लग रहा होगा कि सर 102 तो फिर जरूरत क्या है? बोले सर 100 की 100 की रहेगी तो बढ़िया ना, महंगाई नहीं होनी चाहिए। भैया जरूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेके हर चीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ती है हर साल।
तो उसके हिसाब से उसको इतना बेनिफिट तो चाहिए कम से कम, इससे कम बेनिफिट होगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर साल सब कुछ बढ़ रहा है, सारी रेट बढ़ रही है, सब कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो चीज़ महंगी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ पिछले साल 100 रुपये की मिल रही थी, इस साल 100 तो वो मिनिमम होनी चाहिए, तो ही उसका प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। इकोनॉमी की साइकिल बोलती है इस चीज़ को सर, तो ये बेसिकली होना चाहिए। 106 से ऊपर जाने में दिक्कत ये है कि नॉर्मल लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे सर, दिक्कत ये होगी। लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इस रेंज में ही काम करती है, इंडिया की बात करें तो इसलिए सर ये वाली बात बोली गई है, तो ये याद रखना बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर, 4 ± 2%। और इसी से वो कंट्रोल कर रहा होता है मॉनेटरी पॉलिसी सर। आरबीआई जो कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो इस चीज़ से कर रहा होता है सर बेसिकली। ठीक है, ये हुई एक बात, बिल्कुल बेसिकली समझ में आई सर अपने को। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम समझ में आया। ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको हर साल मिनिमम 4 टाइम्स मीटिंग करनी होती है सर, मीटिंग इन ए ईयर। हर साल सर मिनिमम 4 बार मिलना होता है, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन 4 बार तो मिनिमम मिलना ही पड़ेगा। तो 4 बार उसको रिव्यू करना होता है कि सही चल रहा है क्या। ठीक है सर, एक बात तो मॉनेटरी पॉलिसी की मोटी मोटी ये 2-3 बातें सर अपने को समझ में आई है ना। अब आते हैं देखो नेक्स्ट चीज पे। एक तो पढ़ी अपन ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है सर सेम आपकी यही इसी कंसेप्ट पर चीजें काम करती हैं, वो है आपकी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ठीक है सर। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों में डिफरेंस क्या है सर बेसिकली, तो वो थोड़ा सा रीड आउट करते हैं सर अपन ना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है सर, आरबीआई। ठीक है, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई गई थी अपने को, मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का सर। फिस्कल पॉलिसी तैयार कौन करती है सर, गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एक बात, मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल क्या करते हैं सर, मनी के फ्लो को। मनी फ्लो इज कंट्रोल्ड। ठीक है सर, फिस्कल पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है सर, सरकार एक साल में जो खर्चा करती है ना, आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है उसका लेखा जोखा, यानी जो बजट है वो है फिस्कल पॉलिसी बेसिकली। तो इसमें मनी फ्लो कंट्रोल नहीं करते सर, इसमें गवर्नमेंट जो जोर देती है वो देती है किस चीज पे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पे सर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का सर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मेनली ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है बेसिकली, वो ऐसी चीज है सर। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिकली जो कंट्रोल किया जाता है वो, देखो अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे रहेगा तो उसकी वजह से जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स हैं उसका फर्क पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या चेक किया जाता है सर, आपके जो करेंसी प्रिंटिंग है वो इफेक्ट होती है। करेंसी की प्रिंटिंग इफेक्ट होती है, यहां सर करेंसी की प्रिंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंट्री की ग्रोथ सर वो मैटर करती है यहाँ। ठीक है, कंट्रीज ग्रोथ ये मैटर करती है, पैरामीटर ये रखा जाता है यहाँ पे। करेंसी प्रिंट होने की वजह से होता क्या है सर, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी या फिर वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी सर, यहाँ करेंसी की वैल्यू को फर्क पड़ता है नहीं, बेसिकली बताऊं सिंपल सा कि नोट कितने छापने ये सब तय किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, इन्फ्लेशन को देखते हुए सर। मनी फ्लो कितना है कंट्री के अंदर वो सारी बातें आरबीआई तय करता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। फिजिकल पॉलिसी में क्या हो रहा होता है बेसिकली, कंट्री ग्रोथ देखनी होती है हमें, सरकार अपना खर्चा देखती है, रेवेन्यू देखती है, पूरा टैक्स सिस्टम आता है इसके अंदर। वैल्यू ऑफ करेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें है सर, अपना टैक्स सिस्टम पूरा। ये बेसिक बात है सर फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। फिजिकल मतलब
एक साल में जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, किस किस तरह से पैसा आएगा, कितना कितना आएगा, गवर्नमेंट काम करती है, रेवेन्यू कितना आएगा और उसे खर्चा कहाँ कहाँ करना है, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल में भी कहाँ कहाँ पर है। यानी इसके अंदर बताऊँ तुम्हें बेसिक चीज़ क्या आती है सर, जैसे कि जो सरकार जो रोड बना रही है, इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, वो सब आता है फिजिकल पॉलिसी में। बजट इसी का पार्ट है सर। बेसिकली जो बजट है वो फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट होता है। जो हम लोग सरकार में बजट देखते हैं, गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है, समझ गए सर। तो एक लेवल पे अपने को इन दोनों बातों में समझ में आई सर बातें, इनमें कहीं कोई डाउट कैसा भी पहुंचे सर। एक लेवल पे अपने को कुछ बातें कि बेसिक दोनों डिफरेंस क्या है। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। देखो नेक्स्ट है इसके बाद जो आता है अपना, वो है अपन ने एक टर्म और पढ़ी होगी सर, जैसे अभी काफी न्यूज में भी रहती है, वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। ये पढ़ा होगा सर आपने, काफी न्यूज में रहता है। फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स वर्ड ही चुना होगा सर। फॉरेक्स का मतलब क्या है सर, फुल फॉर्म जो है इसकी वो होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर ये होती है ना। अब आती है बात कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है क्या, मतलब क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कैसे क्या है सर। तो देखो फॉरेक्स का अभी न्यूज़ में था कि अभी कुछ दिन पहले ही, शायद अभी 10-12 दिन पहले, जून के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट स्टार्टिंग में सर फॉरेक्स थोड़ा सा कम हुआ था अपना। तो इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेक्स क्या है कैसे। देखो इंडिया का फॉरेक्स जो है टोटल अभी कितना है सर, आज की डेट की अगर बात करें तो अराउंड 540 बिलियन, 540 बिलियन है सर लगभग, है ना। ठीक है, 560 कुछ था उसमें सर, 20-30 बिलियन के आसपास कम हो गया है, 567 कुछ था आसपास, है ना। ठीक है सर, ये हुई। अब आती है बात की फॉरेक्स में आता क्या क्या है सर। जो सवाल बनता है ना, तो वो यूपीएससी सवाल कभी पूछेगी ना, वो इसी चीज़ को पूछेगी फॉरेक्स में आता क्या क्या है भैया, क्या क्या चीज़ होती है उसमें। तो उसमें होता है सर जो कंपोनेंट्स हैं इसके, यानी बात है सर फॉरेक्स के कंपोनेंट्स के क्या होते हैं। वो होते हैं आपके, पहला है सर अपना एफसीए। ठीक है, दूसरा आता है सर गोल्ड, गोल्ड के रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। तीसरा आता है सर आपका एसडीआर, और लास्ट होता है इसका अपना आपका ट्रेंच जो वैल्यू है अपनी, है ना। इन आईएमएफ, ये चार चीजें हैं सर बेसिकली, है ना। एफसीए आपका, और गोल्ड रिजर्व, एसडीआर और ट्रेंच, है ना। ट्रेंच कोटा जिसे बोलते हैं वरना। ठीक है सर, ट्रेंच कोटा का दूसरा नाम सर रिजर्व पोजिशन भी होता है कई बार ना। ट्रेंच कोटा को ही रिजर्व पोजिशन भी बोला जाता है। यहाँ लिख देते हैं सर आपके लिए, रिजर्व पोजीशन। ठीक है, ये भी नाम है सर दूसरा इसका। अब देखो इनको को समझते हैं सर ये है क्या क्या। ठीक है, डेप्थ में समझते हैं पूरी डिटेल में कि वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है क्या चीज़ है। देखो एफसीए का मतलब क्या हुआ सर, फॉरेन करेंसी असेट्स। यानी किसी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी कितनी है सर, मैटर ये करता है। होता क्या है बेसिकली, जब कभी भी कोई भी देश दुनिया में सर, जैसे ये अपना इंडिया, और सर उसके अलावा पूरी दुनिया, अपन इंडिया के लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया से, जहां कहीं भी ट्रेड करके आ रहे हैं सर, पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, वो दूसरी करेंसी में करना पड़ता है। क्योंकि कुछ करेंसी हैं जो ग्लोबल हैं, एग्जाम्पल डॉलर है, डॉलर की डिमांड सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में सर, उसके बाद आते हैं और सब, लेकिन डॉलर सबसे ज़्यादा, क्योंकि डॉलर की डिमांड है पूरी दुनिया में, ग्लोबल एक्सेप्टेड करेंसी है वो सर, एक बात। उसके अलावा से आपके येन है, युआन है, आपकी अपने ये होते हैं आपके, इसमें चलते हैं आपके क्या बोलते हैं, यूरोप में यूरो हो गए, अपने पाउंड हो गए, ये सब चीज़ें, स्टर्लिंग वगैरह, जितने भी फॉरेन से करेंसी असेट्स हैं वो आते हैं सबके सब एफसीए के अंदर।
यानी कि टोटल हमारे पास, अब देखो इन्हें होल्ड कौन करता है, सेम चीज सर आरबीआई। एफसीए को होल्ड कौन कर रहा है, आरबीआई सर। आरबीआई के पास होते हैं एफसीए पूरे पूरे, ठीक है। तो आरबीआई के पास रहते हैं। फॉरेन में जितनी भी फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं हमारे पास, वो सब के सब आते हैं सर इसके अंदर। एक बात, इनकी वैल्यू कितनी है टोटल इस पूरी कहानी में, तो वो निकल के आती है सर आपके लगभग 88% के आसपास। ये चेंज होता रहता है, 88% रफली है अभी जून की बात करें तो 88% के आसपास कुछ है। तो रफली सर 88% है, यानी पूरे फॉरेक्स का 88% कितना है, सिर्फ एफसी है सर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सर गोल्ड रिजर्व आरबीआई के, यानी आरबीआई ने गोल्ड के रिजर्व रखे हुए हैं अपने, यानी आरबीआई ने गोल्ड रखा हुआ है सर बेसिकली, कंट्रीज में रखा हुआ है, दूसरी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं उसमें रखा हुआ है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी न्यूज में था काफी 5-7 दिन पहले कि भारत जो है वो 100 टन अपना सोना मंगा रहे हैं हम, और लोगों ने पता नहीं क्या बकवास में वीडियो बना दी, कुछ भी डाल दिया उस पर। वो नहीं है वो चीजें, है क्या सर, वो गोल्ड रिजर्व है, आरबीआई का रिजर्व है, वो आरबीआई का रिजर्व है जो खुद का पैसा है, खुद का गोल्ड है वो, जो दूसरी बैंकों में रखा हुआ है, वहां से वो वापस मंगा रहे हैं, उसको मंगा सकते हैं सर, परमिशन है उनके पास चीज की, तो आरबीआई कर सकता है इस काम को। तो आरबीआई के पास जो गोल्ड के रिजर्व हैं जो उसने रखे हुए हैं अदर कंट्रीज में भी और डोमेस्टिक खुद के पास भी, तो वो आते हैं सर आपके फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि इनसे हम कभी भी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं सर। अपने कल भी बात की थी लास्ट क्लास में कि गोल्ड जो है वो हाईली वॉलेटाइल होता है, हाईली लिक्विड होता है सर, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। एक बात, तो जो गोल्ड का है परसेंटेज वो है सर आपका बेसिकली 6-7% के आसपास, लगभग 7% मान सकते हैं, ठीक है सर। एक बात, अब आती बात एसडीआर की। एसडीआर होते हैं भैया अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी सर सेम कहानी कहां पर है, आपके आईएमएफ के अंदर है। एसडीआर भी कहानी पूरी कहां चलती है सर, आईएमएफ में चलती है। यानी देखो होता क्या है, जितने भी आईएमएफ के मेंबर हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया सब चीजें सर। आईएमएफ का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर अपने को एसडीआर जो है ना बेसिकली अपन मान सकते हैं सर, वहां पे हर कंट्री का अपना अपना कोटा दिया हुआ है, जितना उसने मेंबर कंट्री ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उतना। यानी एसडीआर करेंसी नहीं है, ध्यान रखना, पर करेंसी की तरह काम करती है वहां पे एक्सचेंज के लिए। यानी कंट्रीज के एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी आपके पास कुछ परमिशन है ट्रेड करने के लिए। अगर अपने को किसी कंट्री को दूसरे से एसडीआर खरीदने तो खरीद सकता है वो वहां पे। तो आपके पास आईएमएफ के अंदर एसडीआर कितने हैं, एसडीआर बेसिकली एक करेंसी की तरह है, करेंसी नहीं है सर, बार बार बोल रहा हूँ उसको समझना, ऐसा नहीं है करेंसी है कोई, करेंसी की तरह है, वो चीजें काम कर रही हैं बस, वो आईएमएफ में काम आती है अपने। जितनी ज्यादा आपके पास एसडीआर होती है उतना ज्यादा आपके पास वैल्यू होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के अंदर सर। यानी आप उतना ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो पैसा वहां से, आप इनके जरूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक की तरह ये भी लोन देता है आईएमएफ भी, हालांकि हम लेते नहीं है, इंडिया की जरूरत नहीं पड़ती अभी, अब नहीं ले रहे हम लोग। तो ये हुआ अपना एसडीआर, यानी आपके पास एसडीआर कितना है ये भी मैटर करता है सर, ये ध्यान रखना, मैटर यही इंपॉर्टेंट बात है ना कि एसडीआर कितना है वो भी मैटर करता है। एसडीआर का रोल है सर लगभग 3% के आसपास, ठीक है। फिर बचता है लास्ट ऑप्शन सर ट्रेंच कोटा आईएमएफ में, यानी रिजर्व पोजीशन भी बोलते हैं इसी को, कि रिजर्व पोजीशन जो है आपकी आईएमएफ के अंदर सर सेम चीज, रिजर्व पोजीशन जो है वो किसी भी कंट्री को उसको जो कोटा मिला हुआ है उसके अगेंस्ट में बिना फीस पे किए हुए, देखो एसडीआर तो क्या है, फी पे करनी पड़ती है एसडीआर के लिए, आपको पैसा देना पड़ता है तभी आपको कोटा मिलता है। यूएस के बाद हाईएस्ट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा फीस दी है उसने, सबसे ज्यादा पैसा पे किया है उसने। ट्रेंच है बेसिकली बिना पैसे के आपको कोटा जो मिलता है उसे बोलते हैं अपन ट्रेंच सर। तो वो कितना परसेंट है, ये आप उसके अंदर बेसिकली एक ट्रेंच को सिंपल सा समझ सकते हैं सर। रिजर्व पोजीशन जो है आपकी आईएमएफ के अंदर आपके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाती है आपको, एक एक्स्ट्रा चीजें हैं कि आप बिना फी के आप किसी भी तरह से विड्रॉ कर सकते हो मनी, और वहां से किसी भी तरह की आप वो सब खरीद सकते हो। जैसे एडीआर होते हैं, जीडीआर होती हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं, आपके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं, एडीआर, वो सब चीजें काम करते हैं। ट्रेंच एक लेवल पे शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट फिर भी आसान करने की कोशिश करिए सर मैंने। रिजर्व पोजीशन है किसी भी कंट्री की, कहां पर, आईएमएफ में। रिजर्व पोजीशन का मतलब क्या हुआ सर, उस कंट्री के पास जो वहां पे ड्रॉइंग राइट्स हैं, जो वोटिंग राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट उसको विदाउट फी पेमेंट के
जो उसको वहाँ पे अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है सर, एक बात। तो ये देखो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये फॉरेक्स में भी सबसे कम है सर, लेस देन 1%। 88। अब देखो 88 में पॉइंट है, ध्यान रखना, तो ये तो 1% से भी कम है सर, लेस देन 1%। ठीक है, तो अब आ रहा है सर ये 88, 15, 95, 98, 99, बोले सर 1%, तो 1% भैया इनमें परसेंटेज है, जैसे इसमें 88.2 है, ये 7.4 है, 3.2 है, इस तरह से बात है ना, ये रफली है, बस रफली अप्रॉक्स। ठीक है सर, ये 88 से 89 के बीच में इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ठीक है सर, समझ में आया आपने को? तो एक लेवल चीज़ समझ में आई, ये रफली है, अप्रॉक्स है, बस ध्यान रखना डेटा सर। नंबर ऑफ मत जाना एग्जैक्टली सर, 100 नहीं हो रहा है, 100 डेफिनेटली नहीं हो रहा, मैंने अप्रॉक्स लिखा है वो, क्योंकि 3.2 है वो, ये 7.4 है, यहाँ 3 पॉइंट कुछ है, 3.3 के आसपास है, तो ये चीज़ें सर। तो एक लेवल पे अपने को फॉरेक्स समझ में आया कि फॉरेक्स चीज़ें कैसे काम कर रही है, कैसे क्या चल रहा है, ये हुई अपनी बात सर फॉरेक्स की खत्म, मेन चीज़ है ना। और इंडिया फॉरेक्स जो है वो देखो, फॉरेक्स की मेन चीज़ डिमांड कहाँ होती है सर आपकी, जितना ज़्यादा आपके पास फॉरेक्स होगा। अब देखो फॉरेक्स का इम्प्लीकेशन क्या है, मेन चीज़ ये है सर, किसी भी कंट्री के पास जितना ज़्यादा फॉरेक्स होता है ना, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा सर आपका ट्रेड कर सकती है। जितना फॉरेक्स हाई होगा उतनी उसकी ग्लोबल डिमांड होती है, आपकी ग्लोबल डिमांड बढ़ जाती है सर। बेनिफिट क्या है फॉरेक्स का, ग्लोबल डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है सर, अगर आपका फॉरेक्स हाई है तो आप उतना ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो सर, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं अपनी, ट्रेड जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती हैं सर बहुत ज़्यादा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत नहीं आती सर कैसी भी, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है अपना बीओपी, बीओपी जो है वो हमेशा सरप्लस चलता है सर, बीओपी में बेनिफिट रहता है, बीओपी बेनिफिट मिलता है अपने को, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं इसको सर बीओपी को ना। ये समझाएंगे सर अभी जब आगे बढ़ेंगे, टैक्स सिस्टम वगैरह उसमें आएगा पूरा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है सर। तो ये हुई सर अपनी एक लेवल पे, ये बेसिक बेसिक बातें पूरी इसकी फॉरेक्स की है ना। तो एक लेवल फॉरेक्स समझ में आया अपने को, ठीक है सर। तो इनको और नेक्स्ट क्लास में सर अपन इसके बाद आगे चीज़ें करेंगे। तो बैंकिंग की मेन मेन चीज़ें खत्म होती हैं सर अपनी, जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है वो सब चीज़ें खत्म होती हैं। ठीक है, बैंकिंग में हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है सर थोड़ी सी और, इन सब के अलावा जैसे ये सब, वो है आपकी क्या, बेसल नॉर्म्स, ये याद रखना बस। बेसल नॉर्म्स होते हैं सर, बेसल नॉर्म्स का सिंपल सा मतलब है, हालांकि क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ मैं जब आरबीआई पढ़ा रहा था उस टाइम। बेसल नॉर्म्स जो है उसमें 1 2 3 आ चुके हैं। बेसल बेसिकली स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग सिस्टम की पूरी सबसे बड़ी, यानी जो बैंकिंग सिस्टम है ना, आरबीआई मेंबर है उसका, जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका हेड क्वार्टर है बेसल के अंदर, इसलिए बेसल के नाम पे चलता है पूरा। बेसल स्विट्जरलैंड में एक शहर है सर, एक बात सिंपल सी। तो उसके बेस पे चीजें चल रही हैं। तो अभी जो बेसल नॉर्म्स चल रहे हैं ना, उसमें कौन सा चल रहा है, तो सर थर्ड चल रहा है, ध्यान रखना। प्रेजेंट में बेसल 3 चल रहा है, ये ध्यान रखना सर। अभी जो चीजें चल रही है ना, वो चल रही है आपकी बेसल 3 के नाम पे, ये ध्यान रखना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी जितने भी अपन ने पढ़ा था, CAR पढ़ा था, रेपो रिवर्स, जो सब जो जो चीज़ें मेंटेन करनी होती है ना बैंकिंग सिस्टम में, जो मेंटेन करनी होती है, यानी बैंकों को कितना लोन देना चाहिए, एनपीए कितने तक रखना चाहिए, इन सब की सब चीज़ें, असेट्स जो हैं आपको कितने जो हैं वो आपके, एडुकेशन रेशियो कितना मेंटेन करना है आपको, रिस्क असेट्स कितने होने चाहिए, वो सब का सब बेसिस क्या है उसका, बेसल नॉर्म्स है। पूरा ग्लोबल मेंटेन होता है सर ये, ठीक है। आरबीआई जो है वो बेसल नॉर्म्स में, बेसल जो है इसका आरबीआई मेंबर है सर, फाउंडिंग मेंबर है, अपन साथ में है इसके शुरू से है ना। ये हुई सर एक बात, ये और याद रखना, वो सिंपल सी बात है बस, ठीक है सर। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सर, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बाद की और चीज़ें करेंगे सर। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इकोनॉमी के ही, तो अपना बैंकिंग एक लेवल पे खत्म होता है सर, बैंकिंग का चैप्टर पूरा, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।